हेलो एवरीबॉडी, की हाल चाल, कैसे हैं आप सब? जल्दी से बताएंगे मुझे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सब बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। एज डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है एंड दैट इज कंपनी की बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट में हमने कल उसका लाइबिलिटी पार्ट पढ़ा था, थोड़ा सा बचता है। लाइबिलिटी पार्ट और एसेट पार्ट आज खत्म करके हम आगे बढ़ेंगे। गाइज, in the last class we discussed about financial statements of a company। तो हमने पढ़ा कि कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से हमारी ये 5 चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाई जाती हैं। क्या? सबसे पहली बैलेंस शीट, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या P&L कह सकते हो, तीसरा एक्सप्लेनेटरी नोट्स, फोर्थ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स और लास्ट था चेंजेस इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इसमें आपको ये बात याद रखनी है कि ये सिर्फ कहाँ अप्लाई होगा? जहां हमारे देश में क्या लग रहे होंगे बच्चे? इंड एएस। इंड एएस इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंड एएस। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? क्लियर टू यू ऑल? ऑल राइट। अब हमने फिर पढ़ा बैलेंस शीट का फॉर्मेट, जो कि शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ने बताया। Schedule 3 of Companies Act 2013 states the whole format of balance sheet, जिसमें मैंने आपको बताया बैलेंस शीट 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। कौन कौन से 2 पार्ट? पहला इक्विटी एंड लाइबिलिटी पार्ट, दूसरा एसेट पार्ट। पहला इक्विटी एंड लाइबिलिटी पार्ट ऑफ बैलेंस शीट और दूसरा होता है कौन सा पार्ट? एसेट पार्ट। फिर हमने आगे प्रोसीडिंग करी तो हमने पढ़ा इक्विटी एंड लाइबिलिटी पार्ट में कितनी हेडिंग्स होती हैं। हृदय, इक्विटी एंड लाइबिलिटी पार्ट में कितनी हेडिंग्स बताई थी मैंने? एग्जैक्टली 4 हेडिंग्स बताई थी। और वो 4 हेडिंग्स क्या थी? याद करेंगे। सबसे पहली शेयर होल्डर्स फंड, दूसरी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरी नॉन करंट लाइबिलिटीज और चौथी करंट लाइबिलिटीज आएंगे। और ये रहा आपके सामने बैलेंस शीट का फॉर्मेट। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज और चौथा होता है गाइस क्या? करंट लाइबिलिटीज। दीज आर योर 4 हेडिंग्स। ये हमारी इक्विटी एंड लाइबिलिटी पार्ट की क्या है? हेडिंग्स हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? अब हम लोगों ने इसमें पढ़ी थी सब हेडिंग्स गाइस। अब सब हेडिंग्स के सबसे पहले यू शुड नो द शॉर्ट फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर सब हेडिंग। सब हेडिंग के लिए आपको पहले शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट क्रक्स पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहली हेडिंग कल हमने पढ़ी शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड में सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म क्या थी? वेरी गुड, SRM। S से शेयर कैपिटल, R से रिजर्व्स एंड सरप्लस और M से मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। वेरी नाइस। फिर हमने पढ़ा था शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये होगा तो इसी नाम से होगा, किसी और नाम से नहीं आता। तीसरी हेडिंग पढ़ी थी हमने वंशिका, नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज की शॉर्ट फॉर्म क्या थी? LDOL। L से लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मतलब वो पैसा जो हमने 12 महीने से ज्यादा के लिए उधार ले रखा है, जो कि आपको एग्जाम्पल के तौर पे मिलेगा डिबेंचर्स या हमारा टर्म लोन्स, ये होते हैं। पब्लिक डिपॉजिट्स भी हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग होती है बेटा। क्या वर्ड बोल रही हूं मैं? पब्लिक डिपॉजिट्स। नेक्स्ट डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज आएगा, इसी नाम से आएगा, नहीं तो किसी और नाम से नहीं आएगा। नेक्स्ट अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में जो कहीं नहीं जाता उसका कौन होता है? अदर। हमने ऐसे करके पढ़ा था भूमिका। लास्ट लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस मतलब जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए हमने प्रोविजंस बनाए हैं। जैसे हमें अपने एम्प्लॉय को एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट पेंशन देना पड़ेगा, ग्रेचुइटी देना पड़ेगा, लीव एनकैशमेंट देना पड़ेगा। तो इस सब के प्रोविजंस को हम क्या बोलते हैं? कहाँ लिखते हैं उन्हें? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में लिखते हैं। ये सब हम कहाँ लिखते हैं? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में लिखते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? SPL पढ़ाऊंगी तब ये पॉइंट क्लियर होगा। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में 4 हेडिंग्स थी, 3 हेडिंग्स हम कल खत्म कर चुके थे। इसकी 4th हेडिंग आती है करंट लाइबिलिटीज। और बेटे जो नॉन करंट का बेसिक है वो ही हमारा बेस बनेगा किसका? शॉर्ट टर्म का, मतलब करंट लाइबिलिटीज का। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, नॉन करंट लाइबिलिटीज में सबसे पहली सब हेडिंग क्या है? देख के बताओ।
लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो जब हम करंट लायबिलिटीज में जाएंगे तो करंट लायबिलिटीज में सबसे पहली सब हेडिंग क्या बन जाएगी? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। बिल्कुल सही जवाब। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स क्या होती है बेटे? ध्यान से सुनना। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का मतलब है वो पैसा जो हमने 12 महीने से कम के लिए लिया है, दैट इज शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? जैसे कि कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये हमारे क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के एग्जाम्पल्स हैं। समझ आ रही है बात? तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स मतलब वो पैसा जो हमने बैंक से उधार ले रखा है फॉर लेस देन 12 मंथ्स। क्लियर हो रही है? नेक्स्ट इसका आता है बेटा, बच्चा कहता है मैडम डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स इज ऑलवेज अ नॉन करंट थिंग। डेफर्ड टैक्स हमेशा क्या होती है बेटे? नॉन करंट होता है। तो यहां पर डेफर्ड टैक्स नहीं है, यहां पर नेक्स्ट वर्ड है गाइस ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं बेटे? ट्रेड पेबल्स होते हैं शौर्य वो पैसा जो हमें ड्यूरिंग द इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हमें किसी को वापस करना है। जैसे कि हम उधार सामान खरीद कर लाए, तो वो कौन होता है जिससे हम उधार सामान खरीद के लाते हैं? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर हमारे लिए क्या है? ट्रेड पेबल्स है। इसी तरीके से हमने एक शब्द पढ़ा था बिल्स पेबल, याद है आपको? बिल्स पेबल इज अ प्रोमिसरी नोट विच वी गेव टू अनदर पर्सन दैट आई प्रॉमिस यू टू पे दिस अमाउंट आफ्टर 3 और 4 मंथ्स। तो हमारा यहाँ पर बिल्स, अगर मैं बिल्स पेबल की बात करूं तो बिल्स पेबल हमारा बेटा दो चीजों का समय, किस किस का? क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, ये दो चीजें आती है ट्रेड पेबल्स में। क्लियर टू यू ऑल पीपल? समझ आ रही है बात? अब यहां पर दो चीजें आपने कवर अप कर ली, कौन कौन सी? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स। दूसरा होता है, तीसरा होता है इसमें सब हेडिंग बेटे, तीसरी सब हेडिंग होती है अदर करंट लायबिलिटीज। क्या पॉइंट है प्लीज बताओ? अदर करंट। इसके लिए फिर वही बात, जिसका कोई नहीं होता उसका अदर होता है, ठीक है? और आखिरी आता है इसमें मेरे बच्चों शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। वेरी नाइस। आपने पिछले वाले से इस वाले को खुद से कंपेयर करके कुछ चीजें मुझे खुद बताई, बहुत अच्छा लगा मुझे। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अब शॉर्ट टर्म प्रोविजंस क्या होते हैं? इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो फ्रॉम योर 11th क्लास, दैट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो जो डेटर्स के ऊपर हमें प्रोविजन लगता है, शायद ये डेटर मेरा पैसा लेके भाग जाएगा, that provision will be recorded in the balance sheet under the subheading short term provisions। तो short term provisions में क्या आएगा बेटा हमारा? provision for doubtful debts। ऐसी एक टैक्स के ऊपर हम प्रोविजन बनाते हैं, कंपनी पूरा का पूरा टैक्स कैलकुलेट करती है कि शायद मुझे इतना देना पड़ेगा, तो वो प्रोविजन फॉर टैक्स भी हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में जाता है। जिस तरीके से आपने यहां पर ये पढ़ा SRM, ये पढ़ा LDOL, इसी तरीके से गाइस, इसी तरीके से करंट लायबिलिटीज के लिए आता है मेरे बच्चों STOS। क्या पढ़ते हैं? STOS, ऐसी बोलोगे STOS। S से सब बोलेंगे सब शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, T से ट्रेड पेबल्स, O से अदर करंट लायबिलिटीज और S से शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। जिसका कोई नहीं होता उसका अदर होता है। मैं कुछ आपको एक चीज एनालाइज कराना चाहती हूं, प्लीज आइएगा एक सेकेंड गाइस। नॉन करंट लायबिलिटीज में जब अदर की बात आई तो ध्यान से देखो अदर में क्या लिखा हुआ था? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। और जब करंट की बात आई तो यहां क्या लिखा हुआ है? अदर करंट। मतलब नॉन करंट में क्या लिखा हुआ है? लॉन्ग टर्म। और यहां क्या लिखा हुआ है? करंट। याद रखना, कई बार तुम जल्दबाजी में ना दोनों में नॉन करंट करंट लिखाते हो, वहां पे लॉन्ग टर्म वर्ड है अदर में और यहां पर अदर करंट वर्ड है, याद रखेंगे। तो दिस वाज योर होल इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। ये आपका पूरा कौन सा पार्ट था? इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट। जैसे ही ये पार्ट होगा यहां पर हमारा क्या आ जाएगा गाइस? अगर मैं बात करूं तो यहां पर हमारा इसका आ जाएगा टोटल। यहां हमारा क्या कॉलम आ जाएगा गाइस? टोटल। यहां हमारी करंट ईयर के फिगर का टोटल आ जाएगा, यहां हमारा
प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा। तो यहाँ हमने अभी जो बैलेंस शीट क्रिएट की है दैट इज हाफ ऑफ योर बैलेंस शीट। आप एक पार्ट कवर अप कर चुके हैं और वो एक पार्ट क्या है मिशा जी? इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? क्लियर? अब सेकेंड पार्ट कौन सा होता है बताना? एग्जैक्टली सेकेंड पार्ट हमारा कौन सा है? एसेट्स पार्ट। तो यहां पर हम क्या बनाएंगे? ध्यान से देखो, यहां पर हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर देंगे जब हमारा टोटल यहां पर खत्म हो जाएगा। उसके नीचे यहां पर कौन सा पार्ट आएगा मेरे बच्चों? एसेट्स पार्ट आएगा। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इक्विटी एंड लायबिलिटीज में कितनी हेडिंग्स थी? 4। एसेट पार्ट में उसकी आधी है। आधी मतलब सिर्फ 2। समझ आ रही है? एसेट पार्ट में सिर्फ कितनी हेडिंग्स है सर? 2 हेडिंग्स है। कौन कौन सी 2 हेडिंग्स है मेरे बच्चों? ध्यान से सुनना। पहली है हमारी नॉन करंट एसेट्स। पहली है हमारी कौन सी? नॉन करंट एसेट्स। और दूसरी है हमारी करंट एसेट्स। समझ आ रही है? पहली है नॉन करंट एसेट्स और दूसरी है करंट एसेट्स। अगर मैं बात करूं नॉन करंट एसेट्स क्या होती है और करंट एसेट्स क्या होती है, तो बहुत डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो करंट एसेट्स का मतलब होता है वो एसेट्स विच विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। जो 12 महीने के अंदर अंदर किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगी? कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। उसे हम बोलते हैं करंट एसेट्स। या फिर विच इज केप्ट फॉर रीसेल पर्पस, या जिसे हम किस पर्पस से रख रहे हैं? रीसेल पर्पस से। ये आपने क्लास 11 में इतनी डेफिनेशन पढ़ रखी है, पर कंपनीज एक्ट में सिर्फ इतनी डेफिनेशन नहीं है, वहां पे एक छोटी सी बात और लिखी हुई है। तो क्या बात लिखी हुई है ये हम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है? अभी के लिए आप ये समझ लीजिए, वो चीज जो 12 महीने के अंदर अंदर पैसे में कन्वर्ट हो जाती है उसे हम बोलेंगे करंट एसेट, या विच इज केप्ट फॉर रीसेल पर्पस, या वो सामान जिसे हम रीसेल पर्पस के लिए रखते हैं या फिर जिसे यूज करके हम अपने प्रोडक्ट को बनाएंगे, वो हमारे लिए कौन सी एसेट है? करंट एसेट। बाकी की कौन सी बची? नॉन करंट, जिसे हम यूज करके पैसा कमाएंगे। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, गुडविल, पेटेंट, ये सब क्या है हमारे लिए? नॉन करंट एसेट्स। पर जैसी मैं कहती हूं कैश, स्टॉक, डेटर्स, ये हमारे लिए कौन सी लायबिलिटीज, कौन सी एसेट्स होती हैं? करंट एसेट्स होती हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? तो एसेट्स में कितनी हेडिंग्स हैं? 2। कौन कौन सी? नॉन करंट एसेट और करेक्ट। कोई दिक्कत तो नहीं? याद रहेगा सबको? अब एसेट्स में क्या क्या बातें बोली हम ध्यान से देखते हैं। एसेट्स में हमें क्या क्या बोला गाइस, ध्यान से देखना। यहां पर एसेट्स कॉलम में हमें बताया गया कि ये हम सीखने जा रहे हैं एसेट्स कॉलम में। सबसे पहले हम पहली हेडिंग खत्म करेंगे, फिर दूसरी हेडिंग खत्म करेंगे। समझ आ रही है? यस मैम। यहां पर हम पहली हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं एंड दैट पहली हेडिंग इज नॉन करंट एसेट्स। कौन सी है पहली हेडिंग? नॉन करंट एसेट्स। और दूसरी हेडिंग क्या है? यहां नीचे लिख देती हूं मैं आप लोगों के लिए, वैसे ये दूसरे पेज पे ही जाएगी। कौन सी है प्लीज चेक करो। कोई दिक्कत तो नहीं? 2 हमारी क्या आ गई? 2 हमारी हेडिंग्स आ गई। कौन कौन सी? नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। मोटा मोटा आपको इसका मतलब भी अभी के लिए आपका काम चलाऊ काम हो गया है। वो पैसा जो 12 महीने, जो वो एसेट जो 12 महीने के अंदर अंदर पैसे में कन्वर्ट हो जाएगी, या वो सामान जिसे हम बेचने के पर्पस से रखते हैं, रीसेल पर्पस के लिए रखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स। और बाकी की सारी एसेट्स क्या होती है हमारी? नॉन करंट एसेट्स। कोई दिक्कत तो नहीं? अब ध्यान से फोकस करेंगे क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है आपके सामने। नॉन करंट एसेट्स की सब हेडिंग्स पढ़नी है। किसकी सब हेडिंग्स पढ़नी है? नॉन करंट। करेक्ट। तो नॉन करंट एसेट्स की सबसे पहली सब हेडिंग हमें क्या बताई गई अमृता? ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली सब हेडिंग बताई गई हमें प्रयाग
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स, ये हमारी शॉर्ट फॉर्म है गाइस, मतलब सॉरी ये हमारी पहली सब हेडिंग है और इसे शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे, लिखेंगे नहीं, सिर्फ बोलेंगे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स की शॉर्ट फॉर्म होती है पीपीई। क्या बोलते हैं गाइस? पीपीई। ये पीपीई कैसे आ रहा है यहां से देख के पता चल जाएगा, ये पी और ये ई। तो इसे हम अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे पीपीई एंड आईई, मतलब आईई को पूरा बोलोगे इंटेंजिबल एसेट्स। समझ आ रही है? क्योंकि पूरा बोलना इज वेरी डिफिकल्ट, हर बार ये बोलना बहुत डिफिकल्ट है, बट आपको पीपीई की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। और पीपीई की फुल फॉर्म क्या होगी? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। तो सबसे पहले हमारा नॉन करंट एसेट की सबसे पहली सब हेडिंग बताइए क्या होती है? पीपीई एंड इनटेंजिबल एसेट। और पूरा पीपीई की डेफिनेशन पूरा बताओ क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स एंड इनटेंजिबल एसेट। जैसा कि नाम बता रहा है, प्रॉपर्टी मतलब कोई भी लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, वो प्रॉपर्टी हो गई। प्लांट एंड मशीनरी पता है तुम्हें। इक्विपमेंट्स, मशीनरी को ही बोलते हैं इक्विपमेंट्स, या फिर जो भी आपके पास सारा का सारा आपने कबर्ड्स खरीद रखे हैं या आपने कोई भी आयरन सेफ खरीद रखा है, दैट इज ऑल व्हाट? योर इक्विपमेंट्स। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स का मतलब हो गया जो भी लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट, ये सब होगा, ये हमारे लिए क्या होगा? पीपीई। एंड इनटेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट्स मतलब विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड। विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड का मतलब है जिसे ना हम देख सकते हैं, जिसे ना हम छू सकते हैं, ऐसी एसेट्स को क्या बोल देते हैं? इनटेंजिबल एसेट्स। तो यहां पर ध्यान से देखेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं बेटा, प्लीज फोकस। इस सब हेडिंग में भी एक लौती ऐसी सब हेडिंग है ये जिसके अंदर भी सब हेडिंग, ऐसा कोई शब्द नहीं होता, बट सब हेडिंग के अंदर भी क्या है? और छोटी सब हेडिंग्स बोल दो। समझ आ रही है? तो एक लौती अकेली है हमारी सब हेडिंग क्या? पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट्स। अब इसकी भी क्या है गाइस? इसकी भी सब हेडिंग कह सकते हो एक तरीके से। और ये कितनी है यहां पर गाइस? ध्यान से देखना, ये है मेरे बच्चों 4। कितनी सब हेडिंग के अंदर भी क्या है? सब हेडिंग कितनी? सबसे पहली है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। आपने पीपीई कह सकते हो, बिल्कुल सही। आपने 11th क्लास में एक शब्द पढ़ा था, फिक्स्ड एसेट्स। फिर वहां आपको टीचर ने बताया था फिक्स्ड एसेट्स 2 तरीके की होती हैं। कौन कौन सी? टेंजिबल एंड, एग्जैक्टली, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल वो जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। इनटेंजिबल वो जिसे ना हम देख सकते हैं ना हम छू सकते हैं। याद आया? यहां पर वही बात है, जो चीज, जो प्रॉपर्टी है, प्लांट, इक्विपमेंट है, जिसे आप देख सकते हो, जिसे आप छू सकते हो, वो यहां लिख दिया जाएगा। और जो चीज ना आप देख सकते हो ना आप छू सकते हो, जैसे इनटेंजिबल जिसे बोलते थे, वो अगली सब हेडिंग है क्या? इनटेंजिबल एसेट। बच्चा कहता है मैडम ये ऊपर वाली हेडिंग ही ना है, कि जो ऊपर सब हेडिंग थी उसी के ही तो पार्ट्स हैं। बिल्कुल सही, मैं कब मना कर रही हूँ कि जो ऊपर सब हेडिंग है उसी के ही 2 पार्ट्स बन गए क्या? पीपीई अलग, इंटेंजिबल अलग। पीपीई इज जो देख सकते हैं, छू सकते हैं। इंटेंजिबल एसेट इज विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड। और आप मुझे बता सकते हो, इतने कैपेबल आप लोग हो, 12th में हो, कि हमारी इंटेंजिबल एसेट्स कौन कौन सी होती होंगी? गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी, रॉयल्टी। और बेटा हमारी क्या होती है बताओ? रॉयल्टी को हम वैसे यूजुअली काउंट नहीं करते हैं इंटेंजिबल एसेट्स में। और हमारा क्या होगा? लाइसेंसेस।
हमारे क्या होते हैं ये इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी, लाइसेंसेस, एक आगे चल के आप एक वर्ड पढ़ोगे मस्ट हेड्स, पब्लिशिंग टाइटल्स, ये भी हमारे क्या होते हैं इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। पब्लिशिंग टाइटल्स क्या होते हैं? पब्लिशिंग टाइटल्स होते हैं जैसे कि हमारा है ना हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर का, उसे बोलते हैं पब्लिशिंग टाइटल्स, मस्ट हेड्स। तो ये भी हमारे लिए क्या है गाइस इंटेंजिबल एसेट्स है जिसे न्यूज़पेपर कंपनी यूज करके पैसा कमा रही है। समझ आ रही है? बच्चा पूछ रहा है लाइसेंस क्या होता है? बेटा काम को किसी काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है, तो उसे बोलते हैं लाइसेंस। जैसे लाइसेंस नाम आता है तो लड़कों के दिमाग में तो रिवॉल्वर का लाइसेंस सबसे पहले आता है, रिवॉल्वर की भाई साहब हमें गन का लाइसेंस, यहाँ ठेका, ये दो। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। तो वो जो लाइसेंस मिलता है ना बेटे ठेका चलाने के लिए, एल्कोहल के लिए, उसे बोलते, मैंने तो खुद बोला गन का लाइसेंस, और वो ड्रग लाइसेंस कह रहा है। हाँ अबे ओए वो वाली ड्रग मत समझ लें तो तुम गांजा पांजा वाली, मेरा मतलब मेडिसिन वाले से था। बस आ जाओ, समझ गए तुम, समझ गए, आ जाओ। पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट्स, उसमें हमारी सब हेडिंग है। सबसे पहली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, दूसरी है इंटेंजिबल एसेट, तीसरी सब हेडिंग आपके सामने आ रही है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। क्या नाम है गाइस? ये क्या होता है मैम? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है, आपने वर्क इन प्रोग्रेस वर्ड देखा होगा, कार्य प्रगति पर है, आगे कार्य प्रगति पर है, इस तरीके के रोड्स पे आपको कभी कभी लिखे मिलता है, तो दैट इज व्हाट वर्क इन प्रोग्रेस। इसी तरीके से गाइस हो सकता है हम 20 माले की बिल्डिंग बना रहे हो, 20 क्या कर रहे हैं हम, 20 माले की बिल्डिंग बना रहे हैं हमारे, तो इस तरीके से अब क्या होगा, क्या एक ही साल में तैयार हो जाएगी वो? नहीं, इट विल टेक टाइम। मान लो 4 फ्लोर्स बन के तैयार हैं, बाकी काम चल रहा है, तो क्या मैं उसे पूरी बिल्डिंग बोल दे, कंपनी उसे पूरी बिल्डिंग बोल सकती है क्या? नहीं, क्योंकि पूरी तो बन के तैयार नहीं है, तो मैं उसे पीपीई में तो लिख नहीं सकती। तो इसीलिए जो अंडर कंस्ट्रक्शन होता है, कोई भी हमारी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन हो गई, वो हमारे लिए क्या होती है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। और नाम से आपको सजेस्ट हो भी रहा होगा, वो काम जिस पर, वो प्रॉपर्टी जिस पे क्या चल रहा है, काम चल रहा है, जिस पर अभी कुछ काम हो गया है, कुछ काम बाकी है, उसे आप कहां लिखोगे? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में लिखोगे। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? क्वेश्चन आएगा हमारा नव्या, वो पूछेगा बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन को कहां रिकॉर्ड करना है, तो योर आंसर विल बी अंडर द हेडिंग नॉन करंट एसेट्स, समझ रहे हो, एंड सब हेडिंग प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स एंड इंटेंजिबल एसेट, फिर उसके भी ब्रैकेट में लिख के दिखाओगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। दिस इज हाउ यू विल बी टेलिंग टू द एग्जामिनर कि एक्चुअल में बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस या बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन कहां जाएगा। यस मैम, जल्दी जल्दी बेटा प्लीज। जी बेटा बिल्डिंग में फर्नीचर इज अनदर पार्ट, फर्नीचर अलग से फर्नीचर के नाम से आता है। जो बिल्डिंग अगर पूरी बन के तैयार है, पूरी आप यूज करने के लिए रेडी है, तो वो बिल्डिंग में चली जाएगी। पर अगर बिल्डिंग हमारी अभी थोड़ी सी बनी है और थोड़ी सी बाकी है, या मान लो 70% भी कंप्लीट है, 80% भी कंप्लीट है, अगर बाकी काम बच रहा है, तो वो कहां जाएगा? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है सबको? साहिल, लास्ट यहां पर है इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। क्या नाम है गाइस? इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। मतलब हमारी कोई इंटेंजिबल एसेट अभी उस पर काम चल रहा है। अब बच्चा कहता है मैडम काम का मतलब क्या है? मान लो आपने गवर्नमेंट को पैसे दे दिए, पर आपका पेटेंट आना बाकी है। आपने 10 लाख रुपए या मान लो 10 करोड़ रुपए आपने गवर्नमेंट को दे दिए, बट अभी पेटेंट आपको रिसीव नहीं हुआ है। तो अगर पेटेंट मिल ही जाता तो वो पेटेंट इंटेंजिबल एसेट में चला जाता। समझ रहे हो बात को? बट आपने पैसे दे रखे हैं 10 करोड़ रुपए और अभी पेटेंट नहीं आया, तो दैट इज अ काइंड ऑफ योर व्हाट?
इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। समझ आ रही है बात? आएगा तो ये हमारा जयंत इसी नाम से आएगा, नहीं तो किसी और नाम से आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। सबसे पहली सब हेडिंग हम नॉन करंट एसेट की खत्म कर चुके हैं। यही सबसे बड़ी सब हेडिंग यही है बेटा पूरी की पूरी बैलेंस शीट में। नॉन करंट एसेट्स की सबसे पहली सब हेडिंग बोलिए क्या है? पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट। अब पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट में भी सब हेडिंग है, क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स, दूसरी इंटेंजिबल एसेट, तीसरी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो आधा बने हुई बिल्डिंग वगैरह है, और आखिरी इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। आएगा इसी नाम से आएगा, नहीं तो किसी और नाम से नहीं आएगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? क्लियर है सबको? वेरी नाइस। दिस वॉज योर, यस सर, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि हमारी कोई इंटेंजिबल एसेट अभी डेवलप हो रही है। एग्जाम्पल के लिए मैंने तुम्हें बताया कि तुमने गवर्नमेंट को कुछ फीस दे रखी है, डॉक्यूमेंट सबमिट कर रखे हैं, बट आपका फाइनल लाइसेंस आना बाकी है। तो एक तरीके से ये अभी प्रॉपरली तो लाइसेंस नहीं आया, प्रॉपरली तो इंटेंजिबल एसेट नहीं आई, तो वो हमारे लिए क्या है? इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट में जाएगा। आपको अगर मैं आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आएगा तो इसी नाम से आएगा, नहीं तो किसी और नाम से नहीं आएगा। क्लियर है अच्छे से? तो नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहली सब हेडिंग क्या थी? पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट्स। दूसरी होती है बेटा इसमें, सेकंड इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। क्या शब्द है गाइस? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है? सबसे पहली बात तो मुझे इन्वेस्टमेंट्स ही पता होना चाहिए क्या होता है। इन्वेस्टमेंट्स मतलब क्या होता है सर? कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट? जी, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है गाइस? पीछे कार्तिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट? सोचेंगे बेटा ऑनलाइन। इन्वेस्ट करना, बस तुम्हारे मुंह से ही निकलता इन्वेस्ट करना, डूब मरो कहीं। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब हमारे पास कोई सरप्लस मनी होती है एंड वी वांट टू अर्न मनी ऑन दैट मनी। जब हम अपने पैसे को खाली ना रखकर हम चाहते हैं कि भाई उस पर मैं ब्याज ब्यूज कमा लूं या मैं किसी तरीके का उस पर प्रॉफिट कमा लूं, तो दैट इज द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। जैसे जो पैसा तुमने अगर अपनी पॉकेट में रख रखा है, एक 100 का नोट तुमने अपनी पॉकेट में रख रखा है तो वो 100 का ही रहेगा, बट अगर उसी 100 के नोट को तुम बैंक में डिपॉजिट कर दो, एफडी करा दो, तो उसका क्या होगा? उस पर ब्याज मिलेगा, तो वो इन्वेस्टमेंट है। ऐसी आपने अभी जस्ट तुम यार पढ़ के आ रहे हो कंपनी अकाउंट्स, उसमें तुमने शेयर्स और डिबेंचर्स पढ़े, फायदा क्या है? शेयर्स और डिबेंचर्स, जब कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी बंदा क्या खरीदता है? किसी भी कंपनी के शेयर और डिबेंचर खरीदता है इस उम्मीद में कि मेरे फ्यूचर में मुझे इससे क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा या मुझे इस पे ब्याज मिलेगा डिबेंचर्स पे, तो वो क्या है? उसकी इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब है जब भी कंपनी किसी और की एसेट्स में क्या करेगी? पैसा लगाएगी ताकि वो क्या कर सके? उस पर रिटर्न कमा सके, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट्स। अब इन्वेस्टमेंट्स भी दो तरीके की होंगी। अगर वो 12 महीने के अंदर अंदर हमें बेनिफिट देके जा रही है, जैसे मान लो आपने किसी कंपनी का डिबेंचर खरीदा संचित, जिसकी लाइफ सिर्फ 4 महीने है। आपने रिलायंस का डिबेंचर खरीदा जिसकी लाइफ कितनी है? सिर्फ 4 महीने, तो वो मेरे लिए करंट इन्वेस्टमेंट होगी या नॉन करंट? एग्जैक्टली करंट, क्योंकि वो 12 महीने के अंदर अंदर हमें रीपे कर जाएगी। बट वहीं अगर आपने किसी कंपनी का डिबेंचर खरीदा जिसकी लाइफ है 8 साल, कितने साल है? 8 ईयर्स, तो अब वो मेरे लिए कौन सी इन्वेस्टमेंट है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का मतलब वो पैसा जो हमने किसी और कंपनी, मान लो हमारी कंपनी रिलायंस और हम खरीद रहे हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, टाटा के शेयर्स या टाटा के डिबेंचर्स, तो वो जो शेयर्स और डिबेंचर्स में मैंने किसी और कंपनी में इन्वेस्ट किया है, दैट इज माय नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट नाउ? समझ आया? यस मैम, काइंड ऑफ, एग्जैक्टली, समझ आया? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। क्लियर बच्चा? अच्छे से युवराज समझ आ रहा है? 2 सब हेडिंग्स क्लियर हो गई हमारी, कौन कौन सी? पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट्स, और दूसरी
नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तीसरी होती है मेरे बच्चों, ये सुनी सुनी लगेगी आपको अभी तुरंत के तुरंत, डेफर्ड टैक्स एसेट्स। मैम ये तो हमने वहां भी पढ़ा था। मैंने कहा कहाँ, याद करना, कल ही पढ़ा है। पीछे कहाँ, पीछे कहाँ पढ़ा था ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी? एल डॉल में, नॉन करंट लायबिलिटीज में। वेरी गुड। सेकेंड सब हेडिंग पढ़ी थी, चेक कर लो, ये रही डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। हेडिंग की सब हेडिंग कौन सी है? सेकेंड सब हेडिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। इसी तरीके से हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज में तो मैंने लिखा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, और नॉन करंट एसेट्स में क्या लिखा चेक करो, डेफर्ड टैक्स एसेट्स। इसका सिर्फ मीनिंग है, बट मैं आपको बता देती हूँ, मतलब मीनिंग भी नहीं है आपके कोर्स में, बस नाम है। मैंने आपको कल भी बताया था, मैं दोबारा बताती हूँ। मैंने आपको सिखाया था कि जो हमारा अकाउंटिंग के हिसाब से नेट प्रॉफिट आ रहा है और जो इनकम टैक्स का नेट प्रॉफिट होता है, दैट इज टोटली डिफरेंट। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कल भी यही बोला था, आज दोबारा रिपीट कर रही हूँ। हमारा अकाउंटिंग का जो नेट प्रॉफिट आता है वो कहता है डेप्रिसिएशन आप एसएलएम या डब्ल्यूडीवी दोनों में से किसी भी मेथड से लगा सकते हो। बट हमारा इनकम टैक्स एक्ट की अगर मैं बात करूँ तो उसमें डेप्रिसिएशन लगाने का तरीका कुछ अलग है, और वो डब्ल्यूडीवी मेथड को ज़्यादा सजेस्ट करता है, और वहाँ कैलकुलेशन का तरीका है कुछ अलग। जब पढ़ोगे आगे तो पता चल जाएगा। तो प्रैक्टिकली हमारी अकाउंटिंग के प्रॉफिट में, उसे अकाउंटिंग प्रॉफिट कहते हैं, और मेरा टैक्सेबल इनकम में वो टैक्सेबल प्रॉफिट बोला जाता है। टैक्सेबल प्रॉफिट में और नेट प्रॉफिट में दोनों में क्या होता है? डिफरेंस। क्योंकि टैक्स अलग बात कहता है, अकाउंटिंग अलग बात कहती है। मान लो हम 2 लाख का प्रॉफिट लेके गए, कंपनी 2 लाख का प्रॉफिट लेके गई गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट से जाके कहती है ये लो मेरा नेट प्रॉफिट, इस पर टैक्स लगा लो। अब जैसी गवर्नमेंट चेक करती है, कहती है तूने मेरे हिसाब से काम ही नहीं कर रखा, देख ये वाला मैं खर्चा नहीं अलाउ करूंगी, ये वाले खर्चे का तेरे पास बिल नहीं है, ये वाला डेप्रिसिएशन तो मैं एसएलएम के हिसाब से कैलकुलेट ही नहीं कर पाते, हम तो किसके हिसाब से करवाएंगे? डब्ल्यूडीवी के हिसाब से। तो इसके हिसाब से अकाउंटिंग करके ला। अब जब हमने टैक्स के हिसाब से अकाउंटिंग करी, जब हमने टैक्स के हिसाब से अमाउंट निकाला, तो पता चला मेरा प्रॉफिट आ गया, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 1.5 लाख रुपए, 1,50,000। इसका मतलब मेरा तो प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना था? नेट प्रॉफिट 2 लाख, बट अब कैलकुलेशन करके कितना आया? 150। मेरा फायदा हो रहा है, नुकसान? टैक्स बचेगा या टैक्स देना पड़ेगा? बचेगा। उसे बोलते हैं एक तरीके से डी, इसे शॉर्ट में बोलते हैं डीटीए, डेफर्ड टैक्स एसेट। ऐसी अगर मान लो मेरी नेट प्रॉफिट था 2 लाख, और जब मैंने टैक्स के हिसाब से कैलकुलेट करा तो वो टैक्सेबल इनकम आ गई 3 लाख, तो अब मुझे और टैक्स भरना पड़ेगा। उसे लिख देते हैं कहाँ? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज में। बहुत ही बेसिक सा मैंने बात बताई है। प्रैक्टिकली इतनी छोटी सी बात नहीं होती है ये। डीटीए और डीटीएल पूरा लंबे चौड़े प्रोसीजर्स हैं, समझने पड़ते हैं चीजों को। बट अभी के लिए आप छोटे बच्चे हो, उसके लिए इतनी नॉलेज मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है। और सीबीएसई भी नहीं कहता कि बच्चों को मतलब बताओ, बट मैंने फिर भी तुम्हें हल्का सा आइडिया देके छोड़ दिया है, क्योंकि नहीं तो तुम्हारे टेंशन तो हमें इस बात की होती है ना, जो हमें नहीं आता, चाहे वो आ रहा हो या ना आ रहा हो। मान लो अगर एक क्वेश्चन नहीं आता 100 मार्क्स में से, तो 99 पे फोकस नहीं होता हमारा फोकस होता है उस 1 नंबर के क्वेश्चन पे। अबे यार ये वाला नहीं आता, उसके चक्कर में सारा 99 मार्क्स का पेपर तुम सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाते हो उस 1 नंबर के चक्कर में। फिर नंबर आते तुम्हारे 80 में, 70 में, आता हुआ पेपर भी कम करके आते हो। आउट ऑफ 100 बता रही हूँ मैं। पर सोचो अगर उस 99 पे फोकस कर लेते तो शायद नंबर आ जाते 92, 95, 96, बट वो 1 नंबर 99 पे भारी रहता है। तो ऐसी प्रवृत्ति को चेंज करें। मैडम यार हम तो पढ़ते ही नहीं मैडम, क्या है की प्रवृत्ति, पढ़ते ही नहीं, टेंशन ही नहीं, ऐसे नहीं। हाँ 80 बिल्कुल बेटे। आइए नॉन करंट एसेट्स की सबसे पहली सब हेडिंग बोलेंगे सब सौम्य, पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट। दूसरी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तीसरी डेफर्ड टैक्स एसेट्स। फोर्थ आती है मीशा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। मैडम ये क्या है? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। बेटे मेरे बच्चों, जैसे हम उधार किसी को दे सकते हैं
वैसे हम उधार किसी, जैसे हम उधार किसी से ले सकते हैं, बैंक से ले सकते हैं, वैसे हम उधार किसी को दे भी तो सकते हैं। बोलो हाँ या ना। मान लो मेरा एम्प्लॉई है, उसने, उसके घर में कोई फंक्शन है, उसने मुझसे 2 साल के लिए क्या ले लिया, एडवांस, कि मैं 2 साल बाद वापस कर दूंगा जी। तो वो मेरे लिए एक तरीके का क्या है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। समझ आ रही है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। आप बयाना दे के आते हो, बयाना समझते हो? जैसे इफ वी वांट टू बाय एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, तो टोकन मनी, टोकन अमाउंट अंग्रेजी में है ना, और हिंदी में मुझे क्या बोलते हैं, बयाना दे आए जी, मिठाई खा लो, अब 1-1.5 महीने में ले लेंगे प्रॉपर्टी भी। तो गाइस, जो वो हम टोकन मनी देकर आते हैं, दैट टोकन मनी फॉर दैट पर्टिकुलर लैंड या फॉर दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग, दैट टोकन मनी इज अ काइंड ऑफ माई लॉन्ग टर्म एडवांस। तो जो टोकन मनी में देकर आती हूँ, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बयाना दे आए, दैट बयाना इज कैपिटल एडवांस इन इंग्लिश। उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एडवांसेस। तो कैपिटल एडवांसेस का मतलब होता है द एडवांसेस विच हैव बीन गिवन बाय द कंपनी फॉर परचेज ऑफ एन एसेट। जो एसेट खरीदने के लिए हम कोई भी अगर एडवांस देकर आएंगे तो उसको बोला जाएगा क्या, कैपिटल एडवांस। और कैपिटल एडवांस हमारे लिए क्या होगा गाइस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में जाएगा। आपको पेपर में क्या लिखा मिलेगा, आपको पेपर में सिर्फ एग्जामिनर इतनी सी बात बोलेगा कि कैपिटल एडवांस बताओ बैलेंस शीट में कहां जाता है, कैपिटल एडवांस बताओ बैलेंस शीट में कहां जाता है, और आपका जवाब होगा अंडर द हेडिंग नॉन करंट एसेट्स एंड सब हेडिंग लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। खत्म। समझ आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कैपिटल एडवांस का मतलब याद रहेगा क्या था, कैपिटल एडवांस क्या था मेरे को बताओ, वो एडवांस जो हमने किसके लिए दिया है, किसी एसेट को खरीदने के लिए दिया है। क्लियर टू यू ऑल पीपल? समझ आ रही है बात? और जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? हाँ, तो यहां पर आया अदर नॉन करंट एसेट्स। जिसका कोई भी नहीं होगा उसका कौन होगा, अदर नॉन करंट एसेट्स। कोई प्रॉब्लम? क्लियर टू यू ऑल पीपल? दिस वॉज योर होल नॉन करंट एसेट की पूरी बैलेंस शीट कि नॉन करंट एसेट जो है हमारी, नॉन करंट एसेट नाम की जो मेरी हेडिंग है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हो ये नॉन करंट ही इतना बड़ा है तो करंट तो और कितना बड़ा होगा, नहीं, करंट छोटा है। यहां पर नॉन करंट एसेट्स याद रखने का तरीका सुन लीजिए। नॉन करंट एसेट्स को याद रखने की शॉर्ट फॉर्म है पिंड लो। पिंड, नॉट भिड़ लो, इट्स पिंड लो। पिंड लो में भी ध्यान से देखना, मैंने आई यहां देख लो, कान खोल के सुन लो और आंख खोल के देख लो निकम्मो। यहां मैंने आई छोटा लिखा है क्योंकि पी से है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और आई से है इंटेंजिबल एसेट। फिर एन से है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डी से है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, सॉरी, एल से लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और ओ से अदर नॉन करंट एसेट्स। सबसे पहले याद करो शेयर होल्डर्स फंड की शॉर्ट फॉर्म एसआरएम, नॉन करंट लायबिलिटीज की शॉर्ट फॉर्म एलडॉल, करंट लायबिलिटीज की शॉर्ट फॉर्म एसटॉस, अभी बताया एसटॉस, नॉन करंट एसेट की शॉर्ट फॉर्म पिंड लो, है ना, पिंड लो। पी से पीआई से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स, एन से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, डी से डेफर्ड टैक्स एसेट्स, एल से लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और जिसका कोई नहीं उसका अदर नॉन करंट। वेल डन, कीप इट अप। समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक हमारा क्या है बताओ मुझे, करंट एसेट्स। बिल्कुल सही जवाब।
आइए गाइस और ध्यान से देखेंगे सब। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में पहली बात, करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है? करंट एसेट्स का मतलब होता है हमारा कि हमारी एसेट्स गाइस, हमारी जो भी एसेट्स है विच विल बी कन्वर्टेड इनटू रोकड़ा, विच विल बी कन्वर्टेड इनटू पैसा विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, है ना? विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स जो पैसे में कन्वर्ट हो जाएगी, या जिसे हमने किस पर्पस से रखा है? यस, फॉर सेलिंग पर्पस, रीसेलिंग पर्पस। जैसे मान लो हमारा, मान लो भाई बस कर लड़की, स्टॉक 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 सुन लिया ने। जैसे मान लीजिए कि हमारा किस चीज का काम है? हमारा काम है शर्ट्स का, शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का, गोल्ड का ले लो, हम ज्वेलर्स हैं, तो जो भी हम क्या देंगे, गोल्ड ज्वेलरी और सिल्वर ज्वेलरी, जो भी हम सारी ज्वेलरी देखेंगे, जो भी हमारे पास ज्वेलरी रखी होगी उसे हम क्या बोलेंगे गाइस? स्टॉक। दैट विल बी योर व्हाट? दैट विल बी योर करंट एसेट्स। ध्यान से, करंट एसेट्स में अब हमें पढ़ना है कि हमारी करंट एसेट नाम की हेडिंग में कौन कौन सी सब हेडिंग्स आती हैं। तो जिस तरीके से आपने अभी पिंडलो पढ़ा है उसी तरीके से यहां पर भी कुछ आएगा, बट वो बाद में आएगा, पहले आपको बाकी बातें समझनी है। जो बेसिक आपके दिमाग में पिंडलो है वो बेस है, अब उस बेस को लेके यहां पे जनरेट कराओ। सबसे पहला पीआई से क्या था बताओ? पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट। प्रैक्टिकली सोचो, क्या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या मेरी करंट एसेट होती है? नहीं, तो वो तो हट ही गई। एन से क्या था? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जैसे होती है वैसे करंट इन्वेस्टमेंट भी तो हो सकती है। भाई मैंने किसी का डिबेंचर लिया, या मैंने किसी को क्या करा, मैंने किसी से क्या करा, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट करी है जो 3 महीने के अंदर अंदर क्या हो जाएगी? रिडीम। मैंने डिबेंचर्स लिए जो 3 महीने बाद रिडीम हो जाएंगे। तो ऐसे डिबेंचर्स में जब मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो मेरी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट या करंट इन्वेस्टमेंट? करंट इन्वेस्टमेंट। समझ आ रही है? तो यहां पर पहला वर्ड क्या है सान्या? करंट इन्वेस्टमेंट्स। क्लियर टू यू पीपल? करंट इन्वेस्टमेंट मतलब वो इन्वेस्टमेंट जो कि हमें 12 महीने के अंदर अंदर क्या है, बेच के पैसा आ जाएगा। डन गाइस, कोई दिक्कत तो नहीं? जैसे हमने शेयर में पैसा लगाया, ठीक है, और वो प्रेफरेंस शेयर्स हमारे रिडीम हो जाएंगे 3 महीने के अंदर पे, या हमने डिबेंचर्स खरीदे में जो 9 महीने बाद रिडीम हो जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे 9 महीने बाद, तो दैट विल बी व्हाट? करंट इन्वेस्टमेंट्स। वापस ध्यान यहीं पे जाए। दूसरी हमारी यहां पर सब हेडिंग होती है मेरे बच्चों, इन्वेंट्रीज। क्या होती है? इन्वेंट्रीज। अब इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्रीज क्या होती है? स्टॉक। 11th में हमने अनसोल्ड पार्ट, यही दिमाग में आता ना। इन्वेंट्री मतलब अनसोल्ड गुड्स, जो बिकने बाकी हैं। सिर्फ इन्वेंट्रीज इतना ही नहीं होता, ध्यान से सुन लो, कान खोल के सुन लो प्रियांश। इन्वेंट्रीज क्या होती हैं? सबसे पहला एग्जाम्पल है हम लोगों की इन्वेंट्रीज का रॉ मटेरियल। क्या है? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा माल। जैसे शर्ट बनाने के लिए जो भी आपको कपड़ा चाहिए, थ्रेड चाहिए, बटन चाहिए, वो क्या है? रॉ मटेरियल, कच्चा माल, जिसे हम यूज करेंगे प्रोडक्ट बनाने के लिए। दूसरा होता है बेटा वर्क इन प्रोग्रेस। अब ये मत कहने लगना अभी तो पढ़ा था, वो वर्ड था कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और यहां पर सिर्फ वर्ड है क्या? सिर्फ वर्ड है वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे कि मान लो 31 मार्च को जब हम बुक्स बंद कर रहे हैं, बिजनेस बंद कर रहे हैं, तो क्या सारी शर्ट बन के तैयार होंगी? नहीं।
किसी की शर्ट में सिलाई होनी बाकी होगी, किसी में बटन लगना बाकी होगा, कोई सिर्फ कट के पड़ी होगी, किसी पे सिर्फ मार्किंग हुई भी होगी शर्ट की, वो कटा भी नहीं होगा कपड़ा। तो वो कैसा काम है जिस पर कुछ काम अभी पेंडिंग है, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बोल सकते हो। तो सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स मतलब जिन पे कुछ काम हो चुका है, कुछ काम बाकी है या वर्क इन प्रोग्रेस, वो भी किस में आएगा? इन्वेंट्रीज में। वो भी किस में आएगा? इन्वेंट्रीज में। तो इन्वेंट्रीज में आपका क्या क्या पॉइंट आ रहा है? सबसे पहले रॉ मटेरियल, दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस, कुछ सामान अभी आपने बोला अनसोल्ड पार्ट जो बिकना बाकी है वो हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बोलते हैं उसे। शर्ट बन के तैयार है, सिर्फ बिकनी बाकी है। एक वर्ड आता है स्टॉक इन ट्रेड। क्या वर्ड आता है? स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब होता है एज इट इज हम जो सामान खरीदते हैं बेचने के लिए। जैसे मान लो हम शर्ट की तो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रॉपर लाते हैं, काटते हैं, बुनते, बनाते हैं, बेचते हैं। बट ट्राउजर्स के लिए क्या है? ट्राउजर्स हम क्या करते हैं? एज इट इज लाते हैं, अपना टैग लगाते हैं और बेच देते हैं। या मान लो टैग भी नहीं लगाते, एज इट इज लाके ट्रेडिंग का काम है। ऐसे प्रोडक्ट को बोला जाता है स्टॉक इन ट्रेड। वो भी हमारे लिए क्या कहलाता है बेटा निशु? इन्वेंट्रीज में ही आता है। समझ आ रही है? दो वर्ड्स और होते हैं, एक होता है लूज टूल्स, एक होता है स्टोर्स एंड स्पेयर्स। लूज टूल्स क्या होते हैं बेटा? पेचकस, पाने, है ना, प्लास वगैरह, ये सब क्या है हमारे लूज टूल्स। जब भी हम कोई मशीनरी यूज कर रहे हैं तो ये सब चीजों की जरूरत पड़ेगी उसे ठीक करने में, तो ये लूज टूल्स भी क्या होते हैं गाइस? इन्वेंट्रीज। और ऐसे होता है स्टोर्स एंड स्पेयर्स। स्टोर्स एंड स्पेयर्स क्या होते हैं? किसी ना किसी मशीन में कोई ऐसा पार्ट होता है जो जल्दी घिस जाता है। जैसे आपकी गाड़ी में जो स्टेपनी रखी होती है वो एक स्पेयर टायर जो होता है वो स्टोर्स एंड स्पेयर है गाड़ी की मशीनरी का। जैसे प्रिंटर हम लोगों के घर में भी होता है, ऑफिस में भी होता है, तो प्रिंटर की कार्टेज हम एक स्पेयर में रखते हैं पहले से, या नहीं कि जैसे ही खत्म हो हम तुरंत दूसरी कार्टेज लगा के हमारा काम हैम्पर ना हो, तो वो स्टोर्स एंड स्पेयर्स हो, इफेक्ट ना हो भाई। तो हमारे इन्वेंट्रीज में क्या क्या चीजें आती हैं? तुम्हें अभी लग रहा होगा आज की क्लास यार ये तो बहुत लेंदी जा रही है, दिमाग में याद कैसे रहेगी? अगर ये याद नहीं रहेगी ना तो पूरी किताब नहीं आएगी। तो इसलिए एक्टिव कर लो इस दिमाग को कि एक्चुअल में इन्वेंट्रीज में क्या क्या आता है। सबसे पहले रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। समझ आया? लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स क्लियर टू एवरीबॉडी? हाँ जी, सॉरी नहीं, ट्रेड जो डे टू डे पर्पस में यूज करेगा वो इन्वेंट्रीज में चला जाएगा बेटा। ठीक है? अब तेरे दिमाग में आ रहा है कि एक पेज का तो एक साल से ज्यादा के लिए यूज होगा, ना ना यही जाएगा क्योंकि उसकी अमाउंट बहुत ही क्वाइट एवरीबॉडी। नेक्स्ट इज ट्रेड रिसीवेबल्स। क्या पॉइंट है गाइस? देखना, खत्म होने पर है आप लोगों की बैलेंस शीट। बहुत ही लास्ट पॉइंट्स चल रहे हैं, जितना ज्यादा फोकस रखोगे उतना ज्यादा बेटर चीजें समझ आएंगी। ट्रेड रिसीवेबल्स, अभी मैंने एक पॉइंट पढ़ाया था ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में मैंने दो चीजों को प्लस करके बताया था सर, क्या चीजें थी वो ट्रेड पेबल्स में? दिस प्लस दिस, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स। ऐसी यहां पर ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या आता है? ट्रेड रिसीवेबल्स में आता है डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। याद रखना, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बताओ डेटर्स बैलेंस शीट में कहां जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डेटर्स बैलेंस शीट में कहां जाते हैं, तो बताओ डेटर्स बैलेंस शीट में कहां जाते हैं? कर दी ना, कर दिया कबाड़ा। पहले बताओ अंडर द हेडिंग करंट एसेट्स एंड सब हेडिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। समझ आया? क्लियर? नेक्स्ट डी पॉइंट, कैश एंड कैश इक्यू बैलेंस। क्या पॉइंट है गाइस?
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। आप कैश तो समझ पा रहे होंगे कि कैश का मतलब क्या होता है, आपको समझ आ रहा होगा। कैश का मतलब होता है कि हमने क्या करा, हमारा गल्ला है ना, गल्ला मीन्स जो हमारा कैश काउंटर है जिसमें पैसे रखे हुए हैं। ऐसी बैंक में भी पैसे होते हैं हमारे, बैंक में भी अकाउंट होता है हमारा। तो जो भी कैश का बैलेंस है या जो भी बैंक का बैलेंस है उसे हम बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। कैश इक्विवेलेंस जो वर्ड है गाइस, लुक एट द बोर्ड प्लीज, जो ये वाला वर्ड है कैश इक्विवेलेंट्स, इस पे मुझे ऑलरेडी अपना आधा घंटा लगाना है जब मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ाना है। बड़े आराम से 20 मिनट तो आराम से लगते हैं कैश इक्विवेलेंस का मतलब समझाने के लिए। तो जब मुझे ऑलरेडी वहां पढ़ाना है तो मैं यहां अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। बट कैश एंड कैश इक्विवेलेंस आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। जैसे कैश का बैलेंस, कैश इन हैंड जो आप बोलते थे ना, वो बैंक बैलेंस, ठीक है। चेक इन हैंड, अगर कोई चेक आपके हाथ में है जो अभी डिपॉजिट करने रहते हैं, वो सब हमारे यहाँ आता है। एक वर्ड होता है गाइस मार्केटेबल सिक्योरिटीज, आप पढ़ेंगे उसके बारे में। एक वर्ड होता है क्या, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो ये सब आप लोगों को यहाँ अभी पढ़ने के लिए मिलेगा कि करंट एसेट्स में कहाँ जाती हैं चीजें। तो करंट एसेट्स जो हमारी हेडिंग है उसके अंदर कितनी सब हेडिंग्स पढ़ ली, 4। कौन कौन सी, करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। इसके बाद आता है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड इसमें एडवांसेस, डी में। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस क्या होता है, जैसे अभी बता रही थी मैं, हमने अपने किसी एम्प्लॉय को क्या दे दिया, 1 साल से ज्यादा के लिए उधार दे दिया, तो वो क्या हो जाता है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। मानिए हमारे एम्प्लॉय ने सिर्फ अपनी प्रेजेंट सैलरी पे कोई क्या ले लिया, एडवांस। वो कहता है मेरा ये जो महीना चल रहा है, मान लो अक्टूबर का महीना चल रहा है या जुलाई का महीना चल रहा है, तो जुलाई के महीने में मान लो आधे साल वो आ चुका है, आधे महीने आ चुका है, सॉरी, मान लो जुलाई के महीने में आधे महीने वो आ चुका है, उसकी सैलरी है 50,000, आधे महीने आ चुका है, इसका मतलब 25 तो में देनी है ही ना। वो कहता है 20,000 प्लीज एडवांस में दे दो। क्या एम्प्लॉयर को कोई दिक्कत होगी, बिल्कुल भी नहीं भाई, क्योंकि 25 तो ऑलरेडी वो काम करके दे चुका, 15 दिन वो काम कर चुका, बड़े मजे में आराम से वो 20,000 रुपये एडवांस में दे देते हैं। और वो क्या होता है, जब उसकी सैलरी अगले महीने दी जाएगी तो वो कितनी, वो काट के 30 दे दी जाएगी अगर छुट्टी नहीं थी तो वो एडवांस साथ के साथ क्या हो गया, सेटल। तो मान लो ये एडवांस उसने मार्च के महीने में लिया, तो वो अगले महीने अगले साल कटेगा ना। तो ऐसे एडवांस को क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। मतलब एम्प्लॉयज गिवन टू एडवांसेस गिवन ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी, जो सैलरी कट के एडवांस दे दिए जाते हैं कि 1-2 महीने की सैलरी एडवांस ले ली सामने वाले बंदे ने, तो वो भी क्या होता है बताओ, कहाँ जाएगा वो, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आ रहा है अच्छे से। अब यहीं पर आता है लास्ट, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, तो यहां क्या वर्ड होता होगा, अदर करंट एसेट्स। जिसका कोई नहीं होगा उसका क्या होगा, अदर। अभी भी चीजें खत्म नहीं हुई हैं, यहां पर हमारी बैलेंस शीट का क्या आता है गाइस, टोटल। ये करंट ईयर और ये प्रीवियस ईयर, कोई दिक्कत तो नहीं। यहां पूरी की पूरी बैलेंस शीट हो गई, इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट हो गया और एसेट पार्ट हो गया। तो अब बात यह है, जो मेरी करंट एसेट्स हैं उसे याद करने का तरीका क्या है। तो उसको याद करने का तरीका ये तो तुम्हें दिख रहा होगा, CIT पर बोलेंगे क्या, उसे हम बोलेंगे सिट सो। याद रखना, या SO सोनी है, बीच में C भी है, CIT CSO। बोलने का तरीका क्या है, सिट सो, CIT CSO, सिट सो। तो सबसे पहले C से बोलेंगे क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट्स, I से इन्वेंट्रीज, T से ट्रेड रिसीवेबल्स, C से
कैश इक्विवेलेंट की बात अभी बाकी है पर हमारी, है ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। एस से शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और ओ से अदर करंट एसेट्स। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा बैलेंस शीट का हमारा ये फॉर्मेट है गाइस, एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। दो पार्ट्स बैलेंस शीट के हो गए। अब होता क्या है, इसके नीचे जहां बैलेंस शीट खत्म होती है यहां पर आपके नोट्स टू अकाउंट्स या एक्सप्लेनेटरी नोट्स आते हैं, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3, नोट नंबर 4, इस तरीके से। इसके अलावा यही बैलेंस शीट के नीचे हम दो चीजें दिखाते हैं बेटा। दो वर्ड्स क्या हैं, बस वर्ड्स बता के छोड़ रही हूं, मतलब हम लोग अगली क्लास में समझेंगे। दो वर्ड्स होते हैं, एक वर्ड होता है कंटिंजेंट लायबिलिटीज और एक वर्ड होता है कमिटमेंट्स। गाइस जहां बैलेंस शीट खत्म होती है एक्सप्लेनेटरी नोट्स आते हैं, तो एज अ फुट नोट यहां पर दो चीजें लिखी जाती हैं। एक वर्ड होता है मेरे बच्चों कंटिंजेंट लायबिलिटीज और एक वर्ड होता है कमिटमेंट्स। और ये दोनों ही शब्द हमें थोड़ा सा डिटेल में समझने हैं, समझेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, हम लोगों को ये कवर करना है। तो यहां तक पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपका खत्म हो चुका है। अगली क्लास में हमें पढ़ना है कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स और करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज का मेजर डिफरेंस। कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह।